अगर शहर में कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है या किसी अधिकारी किसी नेता के घर के आसपास का, उसको तुरंत बदला जाता है। लेकिन गांव में 15-15, 20-20 दिन तक वो ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता। जो सैकड़ों गैयां बैठी रहेंगी। हम लोग ने वहाँ 5-6 लड़कों ने वहाँ से गायों को पकड़ा और गायों को पकड़ के कलेक्टेड में बांध दिया कि भैया इनकी व्यवस्था करो। अगर एक विधायक दमदारी से बात रखे, जनता के जो चुनकर आता है, जनता उसके साथ है, तो हम लोग यहाँ और उद्योग धंधे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं और हम प्रयास करेंगे। मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जैसे कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते जो होड़ मची हुई थी टिकट्स को लेकर, अब वो समाप्त हो चुकी है क्योंकि सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने टिकट्स क्लियर कर दिए हैं। इसी बीच कुछ बड़े और नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम आए हैं दमोह विधानसभा, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सपा के बहुत ही योग्य प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज़ तंत्र। सर, वैसे तो आप काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं, आप किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि एक बार आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ अभाना क्रमांक 02 से, जिसमें मुझे 18,000 मत मिले और 18,000 मत मिले और 12,000 से मेरी विजय हुई। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लोधी लोधा राजपूत महासभा का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। ऐसे कुछ जिम्मेदार महत्वपूर्ण पद मेरे साथ हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक काफ़ी योग्य प्रत्याशी के रूप में सामने उभरे हैं दमोह विधानसभा में, तो सर आप मूल रूप से जनसंपर्क भी कर ही रहे होंगे जी। तो इन जनसंपर्क के दौरान वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको जनता के द्वारा सुनने को मिल रही हैं? यहाँ मूलभूत समस्याएं, ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद से यहाँ कुछ हुआ ही नहीं जी। बुंदेलखंड का एक बहुत पिछड़ा जिला है, एक धब्बा भी लगा है दमोह के ऊपर। वो धब्बा है सबसे गंदे शहर का और वो माननीय जयंत मलैया जी के कार्यकाल में लगा। अच्छा। हाँ, सबसे पूरे देश में सबसे गंदा शहर आया था निकल के दमोह हमारा। ऐसे ही यहाँ खाद की समस्या रहती है। अभी कल मैं प्रचार के दौरान खाद जहाँ वितरण हो रहा था वहाँ गया था। आप देखेंगे तो वहाँ किसान सुबह 7 बजे से लगता है रात के 7 बजे तक, समय से उन्हें खाद नहीं मिलता। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी किसान को आज भी 1 बोरी 2 बोरी खाद लेने के लिए वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ अगर गाँव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, आप पत्रकार हैं, आप किसी भी गाँव में चले जाएँ दमोह विधानसभा, किसी भी, मैं नाम कोई भी गांव उठा लें, वहाँ जाएंगे, वहाँ किसानों से पूछेंगे भैया अगर आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो कितने दिन में रखता है? वहाँ बहुत दिन नहीं गिनेंगे, वो कहेंगे 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में ट्रांसफार्मर रखते हैं। ये हालत है दमोह की। किसानों की बद से बदतर हालत है। धान खरीदी होती है तो इतनी धांधली होती है कि आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते। धान खरीदी केंद्र कौन लेता है? इन्हीं नेताओं, इन्हीं परिवार के जो लोग हैं, उनके जो व्यक्ति हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो धान खरीदी केंद्र लेते हैं और वो धांधली करते हैं। ऐसी ढेरों समस्या। शिक्षा की व्यवस्था अगर आप दमोह में देखें, आप जाएंगे 8वीं के बच्चे से, मैं जब जिला पंचायत सदस्य बना और मैंने स्कूलों का निरीक्षण किया और मैंने स्कूल में जाकर बच्चों से थोड़ी छोटी जानकारी ली, जैसे राष्ट्रपति जी कौन है आपके देश के, प्रधानमंत्री जी कौन है आपके देश के, आप इंग्लिश में अपना गांव का नाम लिखें। 8वीं 10वीं के बच्चे नहीं लिख पाते हैं कि सरकारी स्कूलों में। यानी कि जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी निचला है और गिरा हुआ है। सर, जो सरकारी स्कूल होते हैं जी, क्या वो अच्छे से संचालित हो रहे हैं? जो टीचर्स होते हैं उसमें आते हैं या उसमें कोई कमी है? और सर, जो ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना होती है, क्या उसका लाभ पूरी तरीके से जो बच्चे हैं उन्हें मिल पा रहा है या उसमें भी कोई कमी है? जब मैं जिला पंचायत सदस्य बना तो मैंने प्राथमिकता सबसे पहले एक चीज़ को दी थी, वो थी शिक्षा व्यवस्था को। शायद मैं पहला जिला पंचायत सदस्य हूँ अपने यहाँ क्षेत्र का, मैं बाहर की नहीं कह रहा, जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि कहूँ या फिर ना कोई आज तक कोई विधायक, ना कोई आज तक सांसद, ना कोई जिला पंचायत सदस्य कभी स्कूलों में नहीं गया। मैं पहला जिला पंचायत सदस्य था जिसने स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया। हमारे यहाँ पता चला 1 बजे स्कूल टीचर आ रहे हैं, 11 बजे का समय, 10:30 बजे का समय जो रहता है, 1 बजे आते हैं, कहीं 2 बजे आते हैं। और कहीं तो हालत ये है कि मैं कई बार 6 महीने बाद स्कूलों में गया। जैसे स्कूल में पहले 1-2 महीने में गया निरीक्षण, बाद में 6 महीने बाद गया, तो आप यकीन मानिए उनमें जैसे इंग्लिश का विषय है उसकी शुरुआत भी नहीं हुई, उनके पेज खाली थे। अच्छा। अब मेरे फेसबुक पे ये वीडियो डले हैं और भी चीज़ें हैं। मिड डे मील का स्थिति ये है कि वो पौष्टिक जो खाना सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को मिले, वो कहीं से कहीं नहीं मिलता है। एक ही मेन्यू चलता है, वही लगातार सालों से दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दूं, यहाँ कोई अधिकारी, चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर साहब हों, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हों, कभी भी यहाँ स्कूलों में निरीक्षण करने नहीं जाते। जब स्कूल शिक्षा व्यवस्था में दबाव नहीं रहेगा टीचरों पे, वो कैसे अपना काम अच्छे से करेंगे?
सर देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं, क्योंकि कई बार ये सुनने को मिलता है कि जो सरकारी अस्पताल हैं मध्य प्रदेश के जो उनके अंदर डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, और जो डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठते हैं, जिस पर वो मरीजों को देखने के लिए मोटी रकम चार्ज करते हैं। तो जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाता है। उसके लिए भी फिर वही मैं बात कहूँगा कि वही लोग जिम्मेदार हैं जो तो वर्तमान ये आपके विधानसभा क्षेत्र में भी ये समस्या है? हाँ, विधानसभा में क्षेत्र में समस्या है, और जो जिला मुख्यालय है वो तो उसकी तो हालत है ही जो है सो है। जो आप ग्रामीणों में छोटे छोटे जो बने रहते हैं जिला मतलब अस्पताल बने रहते हैं, उनकी हालत तो यह है कि वहाँ अस्पताल डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, ये हालत है। अच्छा जी। और अपन कहा जाए तो जिला अस्पताल जैसे अपन कोरोना काल आया था तो यहाँ आप देखें कि ऑक्सीजन के सिलेंडर समय से नहीं पहुँचे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर की एक दो पड़ रही थी, तो कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई यहाँ का किसी का अगर पैर टूट गया, किसी की और समस्याएं हैं, तो वहाँ पता चला कि एक दो घंटे तो उनको पर्ची कटाने में लग जाते हैं, फिर रेफर कर दिया जाता है। यानी कि आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ही स्तर काफ़ी निचला है। बिजली का भी स्तर काफ़ी नीचे है। बिजली का स्तर है ही नहीं। बिजली का स्तर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसानों को 10 घंटे बिजली के सरकार ने कहा कि 10 घंटे हम बिजली देंगे, सिंचाई के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली दें। आप यकीन मानिए किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, 6 से 7 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती, वो भी कई बार काटी जाती है, फिर बिजली आती है। बिजली का स्तर घटिया से घटिया है। आप गाँव में जाएँगे, ट्रांसफार्मर देखें, ट्रांसफार्मर में जो तार लटके हैं उनमें डोरी लगी हैं, उनकी हालत देखेंगे तो एक जाल बिछा है वहाँ पे। केबल जल चुकी हैं गांव में, सैकड़ों गांव जहाँ केबल जल चुकी हैं। जहाँ 63 kVA के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है वहाँ 25 kVA का ट्रांसफार्मर रखा है, जहाँ 100 kVA के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है वहाँ 63 kVA का ट्रांसफार्मर रखा है। जितना लोड है उतने ट्रांसफार्मर गाँव में नहीं पहुँच पा रहे हैं। मतलब एक बड़ा अंतर है शहर की बिजली व्यवस्था और गाँव देहात की बिजली व्यवस्था में। मतलब जो स्वास्थ्य सेवा हो गई और शिक्षा का स्तर हो गया और बिजली का स्तर हो गया, जो कि है ही नहीं जी, तो ये काफ़ी निचला है। मतलब जो मूलभूत अधिकार है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ जनता को नहीं मिल पा रहा है, बड़े बड़े लोगों को बड़े मिल पा रहा है। बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं, उनके प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि यहाँ शहर में अगर एक ट्रांसफार्मर है और वो जल जाए तो केवल 24 घंटा ऐसा होगा कि वो बदला ना जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर शहर में कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है या किसी अधिकारी, किसी नेता के घर के आसपास का, उसको तुरंत बदला जाता है। लेकिन गांव में 15-15, 20-20 दिन तक वो ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता। जो पढ़ाई ये बड़े बड़े कॉलेज जो नेताओं के बने हैं दमोह में, उनमें व्यवस्था है क्या वो 35 साल के कार्यकाल में अपने सरकारी स्कूलों में कर पाए? यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे, वित्त मंत्री रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अपने पूरे 35 साल के कार्यकाल में, और ये मैं कहूँगा भाई त्रासदी जैसा है कि 35 साल के कार्यकाल में कभी भी स्कूल में निरीक्षण करने नहीं गए साहब। अच्छा। इससे इनकी स्थिति पता चलती है, मानसिक स्थिति कि ये जनता को किस दिशा में ले जाना चाह रहे थे। सर एक महत्वपूर्ण समस्या और जो कई बार देखने को मिलती है लेकिन चर्चाओं में कम रहती है कि रोडों पर अन्य जानवर यूं ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें ना सिर्फ इंसान की जान को क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ जो गोवंश है उनकी जान को भी क्षति पहुंचती है। जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आई थी तो उन्होंने 1000 गौशालाओं का निर्माण करवाया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज वो अच्छे से संचालित क्यों नहीं हो रही है? लगभग 1 साल पहले की बात होगी जी, एक या 2 साल पहले लगभग इसी बीच की बात होगी। यहाँ जबलपुर नाका है, जो कलेक्टेड है वो क्षेत्र जबलपुर नाका का एरिया कहलाता है। वहाँ आप कलेक्टर साहब जो है हर दिन वहाँ से उनकी गाड़ी गुजरती है, हर नेता की वहाँ से गाड़ी गुजरती है। आप देखेंगे कलेक्टेड के बाहर सैकड़ों आपको जानवर मिलेंगे, सैकड़ों गैयाँ बैठी रहेंगी। हम लोग ने वहाँ 5-6 लड़कों ने वहाँ से गायों को पकड़ा और गायों को पकड़ के कलेक्टेड में बांध दिया कि भैया इनकी व्यवस्था करो आप। हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इनसे ना जाने कैसी दुर्घटना हो जाए, वो भी क्षति होती है, गोवंश भी क्षति होता है, किसी मोटरसाइकिल वालों की भी दुर्घटना हो जाती है। तो हम लोग ने इसके लिए ज्ञापन दिया, लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था इसमें सुधार नहीं आया। अगर वास्तव में जो गौशालाएँ बनी हैं, कई तो अभी अधूरी पड़ी हैं, जैसे बांदकपुर की एक रंजरा है, वहाँ एक टोरिया पे बनी है, ऐसी अलग अलग जगह पे गौशालाएँ बनी हैं, वो अधूरी पड़ी। अगर वो गौशाला वास्तव में अच्छे से संचालित हो जाए तो आप यकीन मानिए ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। सर आज की तारीख का सबसे बड़ा मुद्दा जो ना सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र, ना सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना है, वो है बेरोजगारी। सर अगर दमोह विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आ जाते हैं तो आप बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो जो है वर्तमान में यहाँ पे जैसे नरसिंहगढ़ फैक्ट्री है, मेरा पूरा प्रयास है कि नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में ना कि 90%, ना कि 95%, बल्कि 99%
क्षेत्रीयता को महत्व दिया जाए, क्षेत्रीय बच्चों को, क्षेत्रीय युवाओं को वहाँ महत्व दिया जाए। वहाँ पे मजदूर भी बाहर से हैं, मजदूर भी, तो एक बहुत बड़ा तबका जो बेरोजगारों का है वहाँ पे नौकरी में लग जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ प्रयास किए जाते तो और उद्योग धंधे भी लाए जा सकते थे। अगर एक विधायक दमदारी से बात रखे, जनता के जो चुनकर आता है, जनता उसके साथ है, तो हम लोग यहाँ और उद्योग धंधे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे लाने के। सर, जैसे कि आपसे कुछ मुख्य मुद्दों के बारे में, कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करें, तो सर जो वर्तमान के विधायक है, क्या उन्हें ये समस्या नज़र नहीं आ रही थी? उन्होंने इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया क्या? ये यहाँ पता है भाई साहब, बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में राजनीति का पता है क्या मतलब है? जी। बुंदेलखंड में राजनीति का मतलब है कि अगर आप जनता हैं और जनता आपके घर शादी है, तो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो आपकी शादी में आएगा। अच्छा। और आप खुश हो जाएंगे, जनता खुश हो जाएगी, भैया हमारी शादी में आए थे, हमारे घर आए थे। यहाँ अगर कोई ख़त्म हो गया, गमी हो गई किसी का, तो वहाँ बैठने चले जाएंगे, भैया गमी में आए थे, भैया हमारी संवेदनाएं वो करी। यहाँ अगर किसी का गंता है तो वहाँ जाएंगे, भंडारे हैं वहाँ जाएंगे, चुनरी यात्रा है वो करेंगे, माता देवी जी रखेंगी वहाँ आरतियों में जाएंगे, बस ये है। अच्छा। आप इसके अलावा किसी से कह देंगे कभी इन्होंने खाद के लिए लड़ाई लड़ी हो, किसानों की लड़ाई लड़ी हो, इनने कभी नहीं लड़े, इनने कभी आंदोलन नहीं किए, इनने कभी ज्ञापन नहीं दिए। तो राजनीति तो यही होती ना, कि जो जनता के लिए संघर्ष करे, आंदोलन करे, धरने करे, जनता की लड़ाई लड़े, ज्ञापन दे, मांग मनवाए। हमारे ऊपर केस चल रहे हैं। अच्छा। हमने ये लड़ाई लड़ी, चकाजाम की पानी की समस्या। अब अभाना मेरा क्षेत्र है, मुख्य मार्ग में बसा है जो जबलपुर सागर हाईवे रोड है, वहाँ पानी की समस्या थी, मैंने जाम किया था। तो ये 35 साल मैंने किया क्या? फिर कुछ नहीं किया है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की राजनीति का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके घर चले गए, बैठ उठाए, बस हमारी राजनीति हो गई। आप ताजुब करेंगे, कई इंटरव्यू में यहाँ के नेता पुत्र, जो यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री उनके पुत्र हैं, उनने कहा है कि मेरे पिताजी ने लगातार घूमे हैं, गंतों में गए हैं, शादियों में गए हैं, ब्याहों में गए हैं। तो वो बड़ी, मैं तो तारीफ़ करता हूँ कि बड़ी हिम्मत से ये बात बोल रहे हैं और गर्व के साथ बोल रहे हैं कि भैया हम शादी में गए, हम गंता में गए, हम फलाने में गए। तो ये राजनीति नहीं है। राजनीति का उद्देश्य होता है जनता को जागरूक करना, जनता के मुद्दों की बात करना, जनता की लड़ाई लड़ना। सर, एक बात कई बार सुनी जाती है कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है वो अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। किसी भी आम व्यक्ति को जब अपना कोई काम कराना पड़ता है, जो उसका अधिकार है, वो उस काम को जब सरकारी अफसरों द्वारा उस काम के लिए घूस मांगी जाती है, और यहाँ तक कि जो ठेके होते हैं वो 50% कमीशन पे होते हैं। जी। तो सर, इस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो विकट से विकट समस्या है यहाँ की तो नहीं। यहाँ तक कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय होते हैं और शौचालय अलॉट होते हैं, कुटीरों की शौचालय, हाँ, आवास योजना जिसमें, तो उसमें भी 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार द्वारा सरपंच द्वारा घूस मांगी जाती है। जैसी जनता भैया, जैसा नेता होगा वैसे उस क्षेत्र के अधिकारी भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे। अगर नेता खुद ईमानदार है और चाहता है कि जनता इस चीज़ का बदलाव हो, वो उनकी खुद ठेके कमीशन का जो रहता है वो निचले स्तर तक ऊपर तक कमीशन का, उनके कमीशन बंधे रहते हैं कि इतना इनको, इतना इनको, इतना इनको। उनने कभी कोशिश ही नहीं की कि अगर कोई सरपंच घूसखोरी कर रहा है, कोई सचिव घूसखोरी कर रहा है, तो हम उस पर लगाम लगाएं। क्यों कोशिश नहीं की? क्योंकि उनको अपना वोट बैंक दिखता है कि भैया हमारा सरपंच नाराज़ ना हो जाए, ये सचिव है उसके घर में इतनी वोट है वो नाराज़ ना हो जाए। इनकी ये भावना क्या रही है? अगर आप विधायक बन रहे हो तो विधायक बनते ही साथ ये भावना आ जाती है कि हमें अगले 5 साल और अगले 5 साल बाद फिर विधायक बनना है। इसलिए जो 5 साल का कार्यकाल रहता है उसमें ये सामंजस्य बैठा के चलते हैं। घूसखोर अधिकारियों से भी उनको बैठा के चलना है, जनता से तो बैठा ही रहे गंतों और शादी ब्याह के माध्यम से, तो घूसखोर अधिकारियों से भी उनको बैठा के चलना है कि भैया ये नाराज ना हो, उस पर उन पर लगाम नहीं लग पाती। आप यकीन मानिए, अगर एक सामान्य सा व्यक्ति भी इनसे सामने अकड़ के खड़ा हो जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। फिर तो ये विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं। सर, आने वाले चुनाव में आपके कौन कौन से मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आप विकास का कार्य कराना चाहते हैं? सबसे प्रमुख मुद्दा तो शुरू से मेरा यही रहा है कि जनता जागरूक हो। सारे मुद्दे ठीक हैं, समस्याएं, हमने बहुत सी समस्याएं आपको बताई, लेकिन आज हम हैं, कल हो सकता है कोई और होगा, कल नहीं रहेंगे, क्या पता, जिंदगी का भी भरोसा नहीं। लेकिन जनता में खुद अगर लड़ने की हिम्मत आ जाए कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए लड़ने की, समस्या अधिकारियों से बात करने की, कलेक्टर साहब से बात करने की, नेताओं से। आज भी कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पुलिस वालों से बात करने में घबराते हैं सर, क्योंकि पुलिस वालों का भी व्यवहार उनको देखकर बदल जाता है। वो सामने वाले को देख के अपना व्यवहार को बदल देते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति होगा तो उससे धत्कारने की तरीके से बात करेंगे, कोई अमीर आदमी होगा तो उसे बैठा के चाय पिलाएंगे और उसको साइड, मतलब एक अच्छे से उसका व्यवहार होगा। तो इस कारण से वो घबराते हैं। उसका भी कारण यही रहा भैया कि जो पुलिस, जो नेता रहे, जैसे आप गृह मंत्री कह लें, ये बड़े बड़े जो पद रहे हैं, इन लोगों ने कभी पुलिस पे लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। आप कभी देखते हैं कि कोई विधायक कभी थाने में गया, वहाँ पुलिस वालों से बात किया, किसी जनता के किसी व्यक्ति के साथ वहाँ खड़ा हुआ कि इसकी FIR क्यों नहीं की जा रही?
क्योंकि ये लोग जनता के साथ खड़े नहीं होते। अगर आपका नेता आपके साथ दमदारी से खड़ा होए तो किसी की हैसियत नहीं होती कि जनता के साथ दुर्व्यवहार हो, क्योंकि अपने जनता ने ऐसे लोगों को आज तक चुना ही नहीं। पुलिस का इतना डर है भाई साहब, इतना डर है कि अगर पुलिस गांव में आ गई तो ताले लगा के लोग अंदर घुस जाते हैं। हम लोग ने भी देखा, हम लोग ने भी ये फेस किया। शुरुआत में हम लोगों की भी वो लगता, लेकिन जब हम लोग ने आँख में आँख डाल के बात की, कई बार मेरे साथ हुआ, मेरे घर में पुलिस घुसेरी गई। तो मैहर कहलाता है एक, जहाँ पूजा होती है अपने, मैहर तक में पुलिस वालों को घुसेला गया, मेरे जूते पहन के मेरे घर के अंदर, ये चीज़ें की। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे गांव के जो लोग हैं वो निडर है, निर्भीक तरीके से पुलिस वालों की आंख में आंख डाल के बात करते। उनने क्योंकि देख लिया कि जब ये लड़का नहीं डर रहा, जब तब हम कुछ नहीं थे, जब ये लड़का नहीं डर रहा तो हम क्यों डरे। आज ये धीरे 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 करके सुधार होगा, बिल्कुल होगा। सर और क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके यहाँ? मुद्दा यही है कि जिस पर आप ध्यान देना चाहोगे? हमने बताया कि शिक्षा का मुद्दा एक, आप दमोह में अगर आप पिछले 1 साल में देखिए तो यहाँ चाकूबाजी बहुत ज़्यादा हुई है, यहाँ गुंडागिर्दी बहुत ज़्यादा है। अगर आप पाएंगे कि ये बुंदेलखंड का वो एरिया है कि यहाँ लड़का लड़की खुद भाई बहन भी हों तो वो रात में यहाँ अकेले नहीं निकल सकते। यहाँ इतने गंदे कमेंट किए जाएंगे, क्या पता कौन व्यक्ति क्या कर जाए। मतलब जो महिलाओं की सुरक्षा है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कमी है। अच्छा। आप यहाँ से निकलेंगे बहुत से मोहल्लों में तो बहुत आपको अनकम्फर्ट फील होगा, चीज़ें आपको नहीं लगे कि नहीं सही व्यवस्था है ये चीज़ें। तो इन चीज़ों में सुधार शहर में बहुत ज़रूरी है। गांव के फिर वही मुद्दे, अभी छोटे छोटे मुद्दों को जब तक समाधान नहीं होगा, हम बड़ा विजन अभी कैसे लाएं, क्योंकि अभी बहुत वहीं तक भटके हैं। गाँव में पानी की सिंचाई के लिए पानी जाए, घर घर में पानी जाए, ट्रांसफार्मर की सुविधा अच्छी हो, खाद की सुविधा अच्छी हो, धान खरीदी केंद्र में धांधली ना हो, मंडी की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। मंडी यहाँ बहुत घटिया स्तर से काम कर रही है, मंडी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी से, और शहर में एक सकारात्मक माहौल बने कि यहाँ जो लड़कियों को लेकर जो चीज़ें रहती हैं भैया, भेदभाव किया जाता है। और जब लड़कियाँ निकलती हैं सड़कों पे तो रात में तो घूम ही नहीं सकती। आप 9 बजे के बाद दमोह में अगर आप घूम लें कहीं और कहीं कोई सिंगल लड़की मिल जाए घूमते हो तो हम मान जाएंगे, क्योंकि माहौल ही नहीं है। हमें सबसे पहले तो शहर का एक सकारात्मक माहौल बदलना है। सर आपका कहने का मतलब है कि जो सबसे पहले मूलभूत समस्याएं हैं किसानों की, ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की, एक जो माहौल बिगड़ा हुआ है, इन कार्यों को आप प्राथमिकता देंगे और इसी मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। और लड़ना भी चाहिए भाई। हम सीधे बुलेट ट्रेन मोदी जी की तरह नहीं करेंगे, हम बुलेट ट्रेन लेंगे। आप अपनी जो ट्रेन है पहले से उनको तो ठीक कीजिए, उनको बेहतर करिए। 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। जो सिटी पहले से हैं उनको अच्छे से नहीं बना कर पाए आप इतने सालों में, तो आप पहले जो पहले हैं उनको ठीक कीजिए। अगर उनको ठीक किया तो सब ठीक हो जाएगा। आप जो वर्तमान में चीज़ें उनको में सुधार कीजिए, मेरा मतलब ये है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि इतने दूर से आके मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत